15th ग्रुप को कंटिन्यू करते हैं। और 15th ग्रुप में जिस तरह से अपन जो सीक्वेंस चल रही है, अपन जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसके कंपाउंड सीख रहे हैं। और उसमें से अपन ने N2 सीख लिया, NH3 सीख लिया। उसके बाद में जो इसके ऑक्साइड्स है वो चल रहे थे पिछले लेक्चर, उनको सीखा। अब बारी है एक और ख़ास चीज़, दैट इज़ ऑक्सो एसिड। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। देखो, आपको नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड सीखने हैं, आपको फॉस्फोरस के सीखने हैं, आपको सल्फर के सीखने हैं, आपको फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब के सीखने हैं। इनका नाम लिखने का एक तरीका होता है, इनकी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनता है। देखो, नाइट्रोजन के तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सल्फर और फास्फोरस के बहुत सारे हैं। बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत आती है, बच्चों के स्ट्रक्चर लिखने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी जब आप देख लोगे इस लेक्चर्स को, ठीक है। तो फास्फोरस और सल्फर के जब आएंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बेचारे 3 ही ऑक्सी एसिड है। तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तीनों की, तीनों के नाम कैसे होते हैं, और ये नाम कैसे याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड कौन कौन है भाई? 3 है। देखो कौन कौन से, एक HNO3, दूसरा HNO2 और तीसरा H2N2O2। नाम क्या क्या है, नाम देखो इनका। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड, सुना होगा सब लोगों ने आपने, नाइट्रिक एसिड सबको याद रहता है। नाइट्रिक एसिड देखो, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अपना ऑक्सी एसिड है। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड होता है, उसका जो सफिक्स है उसको अनुलग्न हिंदी में बोलते हैं, उसका काम में आता है एक। यदि बात करूँ 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 में था, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। इसके बाद में ये ऑक्सो एसिड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम होती है तो एक जो है वो अस में बदल जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। और 2 से और कम हो जाएगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको बोलते हैं हाइपो। आगे प्रीफिक्स क्या लग जाएगा? हाइपो। और जो पूरा जो सफिक्स था अस है जैसे जैसे रहेगा, हाइपो नाइट्रस एसिड। हाइपो नाइट्रस एसिड। अब इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल सा, ये क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आती है। किस तरह से होती है? डबल बॉन्ड O OH, ये HNO3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यदि बात करो HNO2 की तो सिंपल सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, बस फर्क इतना सा है, एक लोन पेयर होता है और एक डबल बॉन्ड O, एक OH। आगे बात समझ में। तो ये बैंड शेप होता है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन शेप चेंज हो जाती है। इसके बाद में H2N2O2 की चर्चा करते हैं, तो H2N2O2 कुछ इस तरह से होता है, लीनियर शेप होता है। बैंड शेप चेक करते हैं, इसमें ये sp2 हाइब्रिड है, तो दिखता लीनियर की तरह, लीनियर नहीं है भैया, गलती मत करना। ये कैसे होगा? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर, तो यहाँ पर OH इस तरह से होगा। इसके शेप की बात करें तो ऐसे बनाया, डायग्राम बनाया अपने, स्ट्रक्चर बनाई, लेकिन इसकी शेप किस तरह से दिखती होगी? यहाँ पर ये बैंड शेप, यहाँ पर ये बैंड शेप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, नाम याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत बार इनसे क्वेश्चन बनता है, मैंने चर्चा की ही है। तो अपना जो मेन हेडिंग है, पहली हेडिंग है HNO3। इनके प्रिपरेशन में इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन HNO3 के बारे में बहुत कुछ है अपने कोर्स में चर्चा करते हैं। और HNO3 की सबसे बढ़िया चीज़ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, हिला के रख देगी, ध्यान रखना। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़ोरदार है इसकी, और बड़े बड़ों की आंखें खोल देती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जब आपको याद नहीं होती ना कोई चीज़, आपको अच्छे से पता नहीं है, आपके बारे में कोई उस चीज़ के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको लगता है कितना है साला, अथा तो नहीं है। लेकिन HNO3 की जितनी भी और जो भी रिएक्शन, जैसी भी रिएक्शन है तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें अथा नहीं लगने दूंगा। लिमिटेड रिएक्शन है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन के तरीके सीखेंगे किस तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन इसकी प्रिपरेशन मेथड में सिर्फ बहुत कुछ है क्या? नहीं, इसके प्रिपरेशन मेथड बहुत कुछ नहीं है। सिंपल से 2 प्रिपरेशन मेथड है जिनका कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। पहला जो प्रिपरेशन मेथड वो सिंपल ऑक्सीडेशन मेथड से, जबकि दूसरा जो प्रिपरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड से है। ऑक्सीडेशन में करते हैं कि अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको ऑस्टवाल्ड प्रोसेस नाम से जाना जाता है। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, आपको पता चल ही जाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है या वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड नॉर्मल HNO3 को कैसे डिस्प्लेस कर देता है, जिससे HNO3 की फ्यूम्स निकलती है, वो चर्चा करते हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अपनी मेन हेडिंग क्या आ गई? HNO3। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या आ गया? HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड, अभी सीखा था। और इसके अंदर बात करूं, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड कैसे इसको बनाया जाता है, तो हेडिंग डालते हैं प्रिपरेशन मेथड की। प्रिपरेशन मेथड, निर्माण की विधि। अब इसके प्रिपरेशन मेथड, जो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है
डिस्प्लेसमेंट वाला पहले लेते हैं, सिंपल सा है। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट में करते क्या है, सुनना, एक सॉल्ट लेंगे अपन लोग, एक सॉल्ट लेंगे सिंपल सा, जैसे NaNO3 लिया, ये नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट नाम से जाना जाता है। इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाओ। ये वैसे सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको डिस्प्लेस करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, NaHSO4, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुई और HNO3 फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर आ गया। लिक्विड होता है वैसे, लेकिन इसकी फ्यूम्स निकलती डिस्प्लेसमेंट के दौरान। लेकिन ये एक H है, इसमें भी इतनी ताकत है कि एक और HNO3 को डिस्प्लेस कर देगी, इतनी कैपेसिटी है इसकी। तो NaHSO4 एक और स्टेप खेलेगा आगे और Na2SO4 बना देगा और फिर HNO3 को डिस्प्लेस करके एक और HNO3 बना देगा। तो इस तरह से लिक्विड से HNO3 आप फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर निकलता रहेगा। इसको चाहो तो कंडेंस कर लो या पानी में डिसॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है ऑस्टवाल्ड मेथड, ये आप लिखें, इसमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज ऑस्टवाल्ड मेथड। हटाएं इसको कि उसके लिए पूरा बोर्ड चाहिए होगा मेरे को, ठीक है। और उसमें कुछ खास बातें भी आएगी, कुछ अच्छी और प्यारी बातें भी आएगी। सेकेंड मेथड बड़ा शानदार चीज़ है। सेकेंड मेथड है अपना ऑस्टवाल्ड मेथड। ऑस्टवाल्ड्स मेथड है कि इस मेथड के अंदर, इस मेथड में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या काम में आता है, प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट काम में आता है। प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक के रूप, और प्लेटिनम महंगा होता है ना यार, तो बार बार निकलता नहीं, मुश्किल से निकलता है ना, उसे निकल बड़ा सस्ता होता है और ज़्यादातर जगहों पर निकल गया काम कर देता है प्लेटिनम का, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम स्पेशली काम में लिया जाता है, रोडियम भी काम में लिया जाता है, RH। लेकिन प्लेटिनम ठीक है, चलाएंगे अपन, प्लेटिनम से काम चलाएंगे क्योंकि याद रहता है, ज़्यादा याद रहता है, RH इतना याद नहीं रहेगा। तो प्लेटिनम काम मिलते हैं इसके अंदर। और करते कि अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं 500 केल्विन टेम्परेचर पे, 9 बार प्रेशर पे, और इस टेम्परेचर पे जो NH3 अमोनिया -3 से नाइट्रोजन NO+2 में चला जाता है। रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में आती है, और किस तरह से तुम्हें याद रहेगी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। एक्चुअली काम इसमें 3 स्टेप में होता है, तीनों स्टेप लिखता हूँ किस तरह से। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, फाइनल स्टेप में HNO3 बनेगा। और हर एक में एक लॉजिक है अपना, हर किसी स्टेप में एक अपना लॉजिक है, बहुत प्यारा लॉजिक, उसको सीखते हैं। चलो, तो इसमें है क्या, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। इसके अंदर क्या लिखूंगा, इन दिस प्रोसेस HNO3 इज प्रोड्यूस्ड बाय, इन दिस प्रोसेस या मेथड HNO3 is produced by catalytic oxidation of अमोनिया NH3। ये काम 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1 लिखता हूँ, 1 by 1 सारी स्टेप्स लिखता हूँ। पहले स्टेप में क्या होता है, अमोनिया ऑक्सीडाइज ही किया जाता है। किस तरह से, NH3 लिया जाता है, अमोनिया लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है और इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। कैटलिस्ट क्या काम में आता है, प्लेटिनम काम में आता है। टेम्परेचर 500 केल्विन याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा 9 बार इसमें प्रेशर रखा जाता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या बनता है, H2O एंड NO बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन का खास बात क्या है, इसमें स्टैक्योमेट्री आती है 4, 5, 6 और 4। देख लो रिएक्शन बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को 4, 5, 6 नाम से बोलते हैं। इस रिएक्शन को एग्जामिनर पूछता है 4, 5, 6 नाम से जाने वाली रिएक्शन बोलो, तो 4, 5, 6 नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है, ठीक है। तो ये खास बात है इसकी। इसके बारे में लिखता हूँ स्टेप 2। स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो NO बनता है, आपको पता है NO एयर में तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, NO2 बदल जाता है। तो NO जो है एयर की प्रेजेंस में किस में आ जाता है, 2NO2 बन जाएगा, आपको पता है। अब क्या है, ये आपको बहुत बार पहले भी आ चुके रिएक्शन, कोई नई बात नहीं है। लेकिन स्टेप 3 में क्या होता है, अब जो NO है, NO2 है, वो आपको पता है कि इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी तो नहीं ही है। तो ये पानी के अंदर NO2 क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। मैंने बात कर रखी है आपसे पहले भी, पानी के अंदर जाता है और क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेट होता है। प्रोडक्ट क्या देता है, एक तो HNO3 देता है और साथ में NO देता है। यदि इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहूँ, हालांकि बैलेंस करनी पड़ती है, यदि याद रहे तो बहुत ही अच्छा है।
2 इसका और 1 इसका एक बार चेक कर लो, बैलेंस्ड है ना। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरह से अपन लोग इसमें एनो, अब ये फर्दर जो एनो बनाया ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो HNO3 बनता है वो एक्वस HNO3 बनता है आपके सामने, और इस तरह से HNO3 का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ से जो HNO3 बनता है वो प्योर HNO3 नहीं होता। प्योर HNO3 क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी काम में लिया, NO2 को पानी के अंदर डिसोल्व किया, जहाँ पर HNO3 बना है। तो इसको प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई किस तरह से करना है कि यहाँ पर जो पानी है उसको कैसे निकाला जाए। तो सिंपल सा है, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट और H2 बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, और HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट और डिफरेंस होने का अपन क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यही तरीका, यदि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है या वोलेटाइल नेचर अलग अलग है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम में लेते हो, आसवन, प्रभाजी आसवन। लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब इसका करते हैं तो जब ये 68% तक प्योरीफाई होता है तो इसका एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बन जाता है। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ये एक तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, नेगेटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक का मतलब अब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या करें, छोड़ देंगे इसको, पड़ा रहने दे ऐसे ही, इम्प्योर ही, दिक्कत आएगी ना, प्योरीफाई करना पड़ेगा ना यार। तो इसको करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। याद करो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या रोल प्ले करता है, आपने देखा, डिस्प्लेस करता है क्या HNO3 को, वहाँ से हटा देगा और खुद पानी के साथ मिल जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं, 16th ग्रुप में एक चीज़ सिखाई जाएगी, कंसेप्ट सिखाया जाएगा कि H2SO4 जो होता है ना, उसकी हाईली एफिनिटी होती है टुवर्ड्स वाटर। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है वहाँ पर, ऐसा समझ लो, या फिर HNO3 को डिस्प्लेस करता है, ऐसा समझ लो। यहाँ से 98% तक प्योरीफाई करते हैं अपन HNO3 को। तो ये भी एक अच्छी बात है ना यार, कि अपन को HNO3 से डिस्टिलेशन से कुछ हद तक कर लिया, 68% तक कर लिया, लेकिन आगे कैसे करेंगे, कुछ अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 काम में लेंगे। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये भी लिक्विड ही होता है, कलरलेस होता है, विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, वही H बॉन्ड के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए थोड़ी विस्कोसिटी आ जाती है। उसके बारे में बात करें, इसमें H बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक ठाक आ जाता है, और उसके बारे में पानी में अच्छा खासा सॉल्युबल होता है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यार। उसके अलावा एसिडिक नेचर का होता है। तो कुछ खास बातें जो फिजिकल प्रॉपर्टी में है वो मैंने आपको बता दी, चाहे तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए मेरे को। यदि बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टी की तो इसके अंदर आ जाएगी, फिजिक प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट में लेनी पड़ेगी ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या बोला, ये किस कलर का होता है, किस तरह से दिखने में होता है। तो सबसे पहले कलरलेस लिक्विड होता है जो कि विस्कस होता है। विस्कस क्यों होता है कलरलेस विस्कस? क्योंकि इसमें H बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ड्यू टू H बॉन्डिंग ये पानी में सोल्यूबल होता है, पानी में घुल सकता है, और ये एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि पानी में जाने के बाद H+ देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है ये। तो इस तरह से अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।